ओके नाउ चलिए यहाँ पर आप देखें कि पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे रेट्रोपेरिटोनियम में हमने जो स्ट्रक्चर्स आपको बताए थे उसमें हमने किडनी डिस्कस किया, यूरेट्रस को डिस्कस किया, फिर उसके बाद हमने सुप्रारेनल ग्लैंड्स को डिस्कस किया, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के मसल्स और उसके साथ हमने थोरिकोलम्बर फेशिया को डिस्कस किया। अब वहाँ पर हम दो ग्रेट वेसल्स को यहाँ पे लेने आ रहे हैं। वो उसमें एक है एब्डोमिनल एओर्टा और दूसरा है उसके रिटर्न में इन्फीरियर वेना केवा। अब ज़ाहिर है सबसे बड़ी वेसल है, ऑलमोस्ट यूँ समझ लो कि पूरे बॉडी का हर आर्गन एक्सेप्ट द लंग्स वो एओर्टा से सप्लाई होते हैं, इरिगेट होते हैं एओर्टा से, और कोई सोर्स नहीं। आइदर इट विल बी द असेंडिंग एओर्टा और द आर्च ऑफ एओर्टा और द डिसेंडिंग एओर्टा whose part will be in the thorax, is called the thoracic descending aorta, and rest will be in the abdomen, is called the abdominal aorta. अब इस abdominal aorta में आप यहाँ पे देखें कि abdominal aorta, अब आप देखिए thoracic aorta जो था, जो thoracic part था, जो descending aorta का, वो आप कर चुके। अब ये abdominal aorta आप कर रहे हैं। हर आर्टरी का हम जो तरीका लेते हैं उसको डिस्कस करने का, उसकी है पहले उसकी बिगिनिंग, कहाँ से वो स्टार्ट होती है। जैसे ये अब बिगिन यहाँ से हो रही है, एब्डोमिनल एओर्टा के नाम से यहाँ बिगिन हो रही है। इससे पहले वो एब्डोमिनल एओर्टा नहीं था, थोरेसिक एओर्टा तो इससे पहले भी था, लेकिन ये सेगमेंट डिफरेंट है। तो इसका मकसद है कि हम इसकी बिगिनिंग बताएंगे पहले, क्योंकि हमारा अब जो हम डील कर रहे हैं वो एब्डोमिनल एओर्टा से डील कर रहे हैं। और एब्डोमिनल एओर्टा इस वक्त आप यहाँ पे देख रहे हो, ये इस वक्त यहाँ हमने कोरोनल सेक्शन काटा है, आगे से एंटीरियर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन हमने हटाया है, और इस वक्त हम एब्डोमिनल कैविटी में बैठे हुए हैं। और ये डोम लाइक डायफ्राम का अंडर सरफेस हम यहाँ पे देख रहे हैं, राइट डोम एंड द लेफ्ट डोम, लेफ्ट हेमी डायफ्राम एंड राइट हेमी डायफ्राम। ये बिल्कुल अम्ब्रेला की तरह आप इसके नीचे बैठे हुए हो। और इसमें इसका ये पोस्टीरियर पार्ट जो है, वर्टिब्रल पार्ट ऑफ द डायफ्राम इस वक्त यहाँ पे विजिबल है, और साथ साथ इसका कॉस्टल पार्ट भी, क्योंकि ये वो रिब्स हैं जो आपके रिब से निकल रही हैं फ्रॉम द इनर एस्पेक्ट्स ऑफ योर लोअर 6 रिब्स। सिर्फ जो नजर नहीं आ रहा, जो थोड़ा सा यहाँ से आ भी रहा है, वो इसका एक्सटर्नल पार्ट है जो ज़िफाइड प्रोसेस के बैक साइड से निकलता है। लेकिन आप इसको यहाँ पे देखें, उसमें वेरियस ओपनिंग्स आप यहाँ पे देख रहे हो। सेंट्रल टेनन में एट हायर लेवल ऑन द राइट साइड ऑफ द मिड लाइन केवल ओपनिंग। फिर यहाँ पर हमने देखा कि ये मिड लाइन से थोड़ा सा राइट वर्ड, ये राइट क्रस्ट ऑफ द डायफ्राम जो है, ये फिर इसोफेजल हाइटस बनाएगा। और उसके साथ साथ ये देख रहे हैं ये दो क्रूरा, और इन दो क्रूरा के इन लिम्स के बीच में अब यहां मौजूद होगा बिहाइंड द मीडियन आर्क्यूएट लिगामेंट एओर्टिक ओरिफिस। तो इसका मकसद है कि ये जो एओर्टिक ओरिफिस है ये होती है एट द लेवल ऑफ द T12, और इस T12 लेवल पर द thoracic aorta actually will change its name to the abdominal aorta by passing, that means it enters into the abdomen and takes the name of the abdominal aorta at the level of T12 by passing between the two crura behind the median arcuate ligament। ये इसकी बिगिनिंग है, और किस स्टाइल से बिगिन हो रहा है यही तरीका है उसका। और उसके बाद तो आपको पता है ये वर्टिब्रल कॉलम पे ही लाई करता रहेगा। ये बिगिन है, और यहां पर आप देखें ये इसके साथ आप जहां से ये चलाते रहेंगे, आप ये देखें ये इस वक्त यहां से इंट्रेंस ले रहा है, और इंट्रेंस के बाद ये आस्ते आस्ते देखेंगे पूरी, क्योंकि ये रेट्रोपेरिटोनियम में है तो जो सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स हैं वो इसके आगे से गुजर जाते हैं। और अगर इसके आगे से गुजर गए तो देखें आपका ये पेंक्रियाज इसके आगे से गुजर गया है। थोड़ा जब ये पेंक्रियाज के पीछे ये छुपा हुआ होगा तो ये थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम ये इसके आगे से गुजर गया है, और उसके बाद ये विजिबल हो गया। और इस वक्त आपको फेडेड नजर आ रहा है क्योंकि इट इज बिहाइंड दी पेरिटोनियम, ये पैराइटल पेरिटोनियम है, ये रेट्रोपेरिटोनियम में है। यानी यूं समझ लो कि पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल का वो जो इनर सैंडविच है हमारा बिटवीन द पैराइटल पेरिटोनियम एंड बिहाइंड विल बी अवर फेशिया ट्रांसवर्सलिस वगैरह, उसके बीच में ये जो फेट है उसमें ये दबा हुआ है यहाँ पर। और ये इस वक्त यहाँ पर आप देख रहे हो, ये पूरा जिस वक्त आप यहाँ पे आ रहे हो, ये वर्टिब्रल कॉलम पे लाए करता 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 जब ये पहुंच जाता है द लोअर बॉर्डर ऑफ द L4 वर्टिब्रा, तो ये अब हो जाता है ये टर्मिनेट। अब यहाँ इसकी आप रिलेशन देख रहे हैं यहाँ पे, ये जैसे जैसे ये आया तो आप देखिए यहाँ से आया कहाँ से, बिटवीन द टू क्रूरा बिहाइंड द मीडियन आर्क्यूएट लिगामेंट। जैसे यहाँ आएगा तो इमीडिएटली आफ्टर इट हैज एंटर्ड थ्रू द इसोफेजल थ्रू द एओर्टिक ओरिफिस, इसके फ्रंट से एक आर्टरी निकल आएगी, द सीलिएक आर्टरी। और सीलिएक आर्टरी जिस जगह से निकलती है जिसको हम सीलिएक ट्रंक कहते हैं, उसके ऑल अराउंड यहाँ पर आपको कुछ प्लेक्सस मिलेगा या गैंग्लियन मिलेगा, इसको हम सीलिएक गैंग्लियन कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सीलिएक प्लेक्सस और सीलिएक गैंग्लियन इस एओर्टा के ऊपर होगा। ये यूजुअली इसको हम यहाँ पर आप देखेंगे एओर्टा के ऊपर होगा, इसको हम यूजुअली प्रीवर्टिब्रल प्लेक्सस भी कहते हैं। प्रीवर्टिब्रल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये खुद वर्टिब्रा पे लाया कर रहा है और प्लेक्सस भी वर्टिब्रा के आगे, लेकिन वो जो सिंपैथेटिक चेन होता है वो पैरावर्टिब्रल होता है, वो पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया होते हैं, ये प्रीवर्टिब्रल गैंग्लिया हैं।
ये गेंगलिया एक्चुअली एओर्टा के आगे होते हैं और उनके नाम से जैसे जैसे आर्टरी निकलती है उसके आगे जो गेंगलिया जो होते हैं उनके नाम उन आर्टरियों के नाम से होते हैं, जैसे इसीलिए गेंगलियान है। इसी का ऑफशूट में थोड़ा सा नीचे ले आऊंगा, बिहाइंड दी पेंक्रियाज वो छुपा रहेगा क्योंकि उस जगह से फिर इमर्ज हो रही होती है हमारी सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, तो वो सुपीरियर मेसेंटेरिक प्लेक्सस कहलाता है। इसी तरीके से नाम होते हैं। तो यहां से आप इनकी रिलेशन, तो अब शुरू में इसकी रिलेशन क्या होगी, सीलिएक प्लेक्सस और उसके गेंगलियान वगैरह स्टार्ट वहां से। थोड़ा और आओगे तो पेंक्रियाज छुपाएगा इसको, और थोड़ा नीचे आओगे तो फिर आप देखें कि आपका ड्यूडेनम का जो थर्ड पार्ट है ये इसको छुपा देगा यहाँ पर। तो ये सारे इसी तरीके से यहाँ पर आप जनरली देखोगे। और अगर ये एओर्टा है, इस तरफ आप इंफीरियर वेना के बाद देखोगे तो वेरी लॉन्ग जो आपकी लेफ्ट रीनल वेन है वो सारे इसको फ्रंट से क्रॉस करती जाएगी। और ये सारी चीजें यहां नजर इसलिए नहीं आ रही है आपको क्योंकि पेंक्रियाज उनको छुपा रहा है। ये सारा कुछ वहां पर है। पेंक्रियाज को मैं हटा के दिखाऊंगा तो ये आपको आर्टरियां और ये वेनें नजर आएंगी। तो इसका मकसद ये कि ये वेन जिस जगह में मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि अगर आर्टरी यहां पर देखें, आर्टरी तो वर्टिब्रल कॉलम को छोड़ती नहीं है, वेन जाए। तो इसका मकसद है कि लॉन्ग जो वेन है हमारी जिसको हम कहते हैं लेफ्ट रीनल वेन, तो लेफ्ट रीनल वेन दिस विल क्रॉस द एओर्टा फ्रॉम द फ्रंट। तो फ्रंट से ये क्रॉस करेगी। तो ये कब, जब ये पेंक्रियाज से छुपा हुआ होगा, और इन सबको क्रॉस करेगा फिर पेंक्रियाज, और उसके बाद फिर एओर्टा को आपको ड्यूडेनम को क्रॉस करता हुआ नजर आया, और उसके बाद यहां पर तो आपको कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन्स होंगे। और ये इसी तरीके से चलता चलता फिर ये आखिर में टर्मिनेट होगा। अब यहां से देख रहे हो ये पूरा यहां से उठाया है ना, जैसे आपने तो उठाएंगे जैसे, तो ये आप पूरा ये देख रहे हो। लेकिन फिर वेना के बाद ये लॉन्ग जो वेन है ये यहां से पास हो रही है, तो देखो एओर्टा को क्रॉस करती हुई गई है। तो लेफ्ट रीनल वेन विल एक्चुअली क्रॉस द एओर्टा, और ऐसा ही फिर वो जो राइट रीनल आर्टरी होती है दैट विल बी गोइंग हियर बिहाइंड द इंफीरियर वेना के बाद, ये उल्टा रेसिप्रोकेट करती। तो यहां से ये इस तरीके से, जैसे आपकी ये वेन आई है ना यहां से, तो एओर्टा से यहां से निकल के आ रहा होता है हमारा बिहाइंड द पेंक्रियाज, फिर हमारी सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी ये फॉर्क बनाती है ऐसे बिल्कुल क्लिप की तरह। और यहां से कभी कभी इवन हमारी रीनल आर्टरी जो है ये ब्लॉक हो सकती है। राइट रीनल आर्टरी लॉन्गेस्ट इसलिए होगी, नहीं रीनल आर्टरियां ऐसे लॉन्ग वगैरह नहीं होती क्योंकि वो मिड लाइन में होता है ना, इसलिए वो ऑलमोस्ट सेम लेंथ की होती है। लेकिन जो क्रॉसिंग होगी ना वो इंफीरियर वेना के वाकई बिहाइंड राइट वाली क्रॉस करेगी, क्योंकि इंफीरियर वेना का इस तरफ है, यहां ऐसा कुछ नहीं अंडरस्टैंड। और ये इस तरीके से आप ये फॉर्क देखें, ये पूरा जो है यहाँ पर ये सारा कुछ कहाँ है, पेंक्रियाज के पीछे। और आपको पता है कि सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी अनसाइनेड प्रोसेस और रेस्ट ऑफ द हेड के बीच में से जो क्लेफ्ट होती है वहां से निकलने की कोशिश करेगी, ये बाहर निकलेगी अभी। तो दिस विल बी एक्चुअली लाइक ये, तो ये सब छुपा हुआ होता है यहाँ। और उसके बाद यहाँ से जैसे ड्यूडेनम में उसको क्रॉस किया, और अब आप यहाँ पे देख रहे हो, और ये पहुंच गया जब एट द लोअर पार्ट ऑफ द L4 वर्टिब्रा, मिडवे बिटवीन द अम्बिलिकस एंड द प्यूबिक सिम्फिसिस, एट द इंटरट्यूबरक्युलर लाइन ऑलमोस्ट, इस जगह पर ये अंदर टर्मिनेट हो जाती है। और टर्मिनेट का मकसद है कि तरीके का टर्मिनेशन का क्या है, बाइफर्केशन। कोई आर्टरी टर्मिनेट होने के तरीके होते हैं, या ट्राइफर्केट हो जाए, या बाइफर्केट हो जाए, या नाम चेंज कर दे सिर्फ, जैसे सबके लिए नाम चेंज कर देती है, राउटर वाउटर फर्स्ट ट्रिप तो बन जाता है फिर एक्सिलरी आर्टरी, ऐसे जैसे एक्सटर्नल एक नाम चेंज करके बन जाती है फीमोरल आर्टरी, ये बाइफर्केट हो जाती है। और ये बाइफर्केट होके ये दो आर्टरियां बना लेती है कॉमन इलियक्स। तो ये कॉमन इलियक्स आर्टरी है, राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरीज। तो ये इसकी टर्मिनेशन है। तो ये आप टर्मिनेशन यहाँ से आप देख रहे हो, और जिस जगह पे खास तौर पे आप देखें ये जिस जगह से ये पास हो रहा है, कहाँ से, इसोफेजल एओर्टिक ओरिफिस से। ये जब एओर्टिक ओरिफिस से पास हो रहा होता है तो इसके राइट तरफ से इंटर हो रही होती है इसी एओर्टिक ओरिफिस में अजाइगस वेन। एज अ रिजल्ट ऑफ द यूनियन ऑफ असेंडिंग लंबर वेन, ये असेंडिंग लंबर वेन और सबकास्टल वेन के साथ मिलकर बन जाती है क्या, अजाइगस वेन। ये अजाइगस वेन भी इसी इसोफेजल हाइटस से, सॉरी इसी एओर्टिक ओरिफिस से दाखिल होती है। किस तरफ, ज़ाहिर राइट तरफ, क्योंकि अजाइगस वेन जो है अजाइगस अनपेयर्ड जाइगोट से निकला हुआ है, ये अजाइगोट है एक तरह से, अजाइगस वेन अनपेयर्ड वेन है, सिंगल वेन है, एक ही तरफ से निकलती है। और एक ही तरफ से जैसे निकली तो दूसरे साइड की हेमियोजाइगस भी इसी में ड्रेन कर जाएंगी, वंस अगेन लेफ्ट टू राइट शंट। और ये इस वक्त यहां पर अंदर की तरफ आप जहां पे आओगे तो यहां पर, और इस बीच में फिर मौजूद होता है एक और चीज जिसको हम कहते हैं थोरेसिक डक्ट। तो थोरेसिक डक्ट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन सैंडविच बिटवीन, ऑन द राइट साइड इज द अजाइगस, ऑन द लेफ्ट साइड विल बी द एओर्टा। तो ये एओर्टा इसी तरीके से यहां पर मिलेगा। तो ये तीन चीजें यहां पर मौजूद होंगी। और अगर आपको यहां आ जाता है कि बाबा एओर्टा के अंदर एक डायलेटेशन हो गई है जिसको हम एओर्टिक एन्यूरिज्म कहते हैं, तो एओर्टिक एन्यूरिज्म के बाद जो चीज सबसे पहले प्रेस हो सकती है, कंप्रेस हो सकती है, वो क्या होगा, वो होगा थोरेसिक डक्ट। एंड द नेक्स्ट चीज अजाइगस वेन। तो अजाइगस वेन और ये
इस जगह से आप, तो ये भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है इसोफेजल ऐसे एओर्टिक ओरिफिस के साथ। तो एओर्टिक ओरिफिस में 3 स्ट्रक्चर्स इस तरीके से जाते हैं। अंडरस्टैंड? तो इसकी टर्मिनेशन मैंने बताया, इसकी टर्मिनेशन कैसे हुई, इसकी टर्मिनेशन यहां ये देख लिया आपने, कहां, ये L4 के लोअर बॉर्डर पे, ये L5 अभी है, सेक्रम अभी शुरू होगा, और ये जैसे आपका यहाँ पे 2 कॉमन इलियक्स आएंगी तकरीबन सेम लेंथ की, सेम लेंथ की होंगी, क्योंकि मिड लाइन में, और ये सेम लेंथ की जब ये चली जाती हैं और पहुंच जाती हैं सेक्रोइलियक जॉइंट पर, तो ये वो जगह है जहां से अब तय करना है आपको कि आप पेल्विस के अंदर जाना चाहते हो कि पेल्विस से बाहर रह के लिम्ब में जाना चाहते हो, दोनों ही काम करना चाहते हैं। इसलिए बाइफरकेट हो जाती है आपकी कॉमन इलियक वेन्स, कॉमन इलियक आर्टरीज। यहाँ पर ये इंटरनल इलियक आर्टरी अंदर गई है, पेल्विस और पेरिनियम की ये वाहिद आर्टरी है, अब अंदर जाके 1.5 डजन ब्रांचेस दे देगी अंदर जाके, वाल को भी यही सप्लाई करेगी, विसरा को भी यही, आगे यूरिनरी ब्लैडर उसके साथ रिलेटेड सारी चीजें यही करेगी, बीच में यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब वगैरह है, सारी चीजें यही करेगी। बस ओवर ही ऐसी चीजें जो अपनी आर्टरी ऊपर से ही लेके आती है, ऐसे ही जैसे टेस्टिस लेके आते हैं, उनको इंटरनल इलियक नहीं करती, बाकी सबको करती है। यूट्रस की सप्लाई है, वजाइना है, सब जितने भी फैलोपियन ट्यूब है, सब कुछ। और पीछे जो रेक्टम और सिग्माइड कोलॉन है, तो सिग्माइड कोलॉन की तो आर्टरी ऊपर से आ जाएगी और रेक्टम की आर्टरी ऊपर से आ जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ सप्लाई यहां से मिल जाएगी, एनल कैनाल का लोअर पोर्शन वगैरह। तो ये पूरा हिसाब इस तरीके से यहाँ पे, ये सारी इंटरनल, ये इंटरनल इलियक आर्टरी है, और ये एक्सटर्नल इलियक है। और एक्सटर्नल इलियक आपको पता है अंडर दी इंग्वाइनल लिगामेंट जाके फिर नाम बदल जाएगी, उसका नाम पड़ जाएगा फिर फीमोरल आर्टरी। इस वक्त आप ये देख रहे हो इंटरनल इलियक, ये चल के पेल्विस में देखेंगे। तो ये इसकी टर्मिनेशन है, एट द लेवल ऑफ द L4 इट विल टर्मिनेट बाय बाइफरकेटिंग इनटू 2 कॉमन इलियक्स, द राइट एंड द लेफ्ट। ये तो ये इसके इंपॉर्टेंट रिलेशंस भी हैं, और ये इसकी बिगिनिंग है और इसकी एंड है, ये सारी आर्टरियां। और जाहिर है आपको, जाहिर एब्डोमेन थोरेक्स से नीचे, चाहे एब्डोमेन हो, चाहे पेल्विस हो, चाहे पेरिनियम हो, चाहे लोअर लिम्स हो, जिम्मेदारी इसकी है, क्योंकि पूरे बॉडी की जिम्मेदारी एओर्टा की है। और यहां एओर्टा का ये एलिमेंट है हमारे पास, पूरे बॉडी की जिम्मेदारी सवाए लंग्स के, बाकी पूरी बॉडी एओर्टा से सप्लाई होगी। इतना कुछ कि इवन हार्ट भी एओर्टा से सप्लाई होगा, उसके असेंडिंग एओर्टा से। असेंडिंग एओर्टा आपको पता है सवाए कोरोनरी आर्टरीज के और कुछ देता ही नहीं है। The ascending aorta will give just the anterior and right and left coronaries only. उसके बाद जैसे आर्च ऑफ एओर्टा बन गया, तो आर्च ऑफ एओर्टा जैसे बन जाएगा तो उससे निकलती है कॉमन कैरोटिड एंड सबक्लेवियन। कॉमन कैरोटिड का काम यही है कि वो नेक में चली जाए, और खास उसका काम है फेस और क्रेनियल कैविटी में ब्रेन वगैरह को, आई को सप्लाई करना, ये कैरोटिड सिस्टम। और उसके बाद बाकी जो नेक का मामला है, और उसके बाद जितनी भी और चीजें हैं वो आपकी सबक्लेवियन से सप्लाई होंगी। इसका मकसद है कि आर्च ऑफ एओर्टा का काम क्या है, आर्च ऑफ एओर्टा का काम है हेड एंड नेक और ब्रेन को सप्लाई करना, और उसके बाद उसकी जो सबक्लेवियन है वो फिर अपर लिम्ब में चली जाएगी, तो फिर अपर लिम्ब की सप्लाई बन जाएगी। इसका मकसद है आर्च ऑफ एओर्टा का काम है हेड एंड नेक और अपर लिम्ब को सप्लाई करना, एंड टू सम एक्सटेंड यकीनन थोरेक्स को भी। थोरेक्स का एंटीरियर वॉल आपको पता है कि इंटरनल थोरेसिक आर्टरी सप्लाई करती है, लेकिन जब आप थोरेक्स में जाएंगे तो उसका काम है सप्लाई करना किसका, थोरेसिक एओर्टा का, वो जो डिसेंडिंग एओर्टा है। तो थोरेक्स भी सप्लाई हो गया, हेड एंड नेक भी हो गया, ब्रेन भी हो गया, अपर लिम्ब भी हो गए, तो रीजन आपके सप्लाई हो गए। जो रह गया है पेल्विस, पेरिनियम एंड एब्डोमेन एंड लोअर लिम्स, और उसका सप्लाई का काम आपका ये डिसेंडिंग एओर्टा करेगा, जिसको एब्डोमिनल एओर्टा कहते हैं। एब्डोमिनल एओर्टा पार्ट ऑफ द डिसेंडिंग एओर्टा। और उसकी बिगिनिंग कहाँ से हुई, उसकी एंड कहाँ पर हुई, उसके मेजर रिलेशंस आप कहाँ पे देख रहे हैं, और उनके बाद आप इसकी ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट करें। अब ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका यह है कि अगर फॉर एग्जांपल आप अगर एओर्टा की ब्रांचेस को देखें, अब आप इसको कुछ इस तरीके से लेके जाएं, चले यहां पर ये एओर्टा है, और ये आपने इसकी 2 टर्मिनल ब्रांचेस बनाई, ठीक है। अगर आप इसकी ब्रांचेस को देखने की कोशिश करेंगे ना, तो आप अगर ब्रांचेस बनाएं तो ब्रांचेस का तरीका यह है, एक इसकी ब्रांचेस वो जो विसरा को सप्लाई करे, माना एक विसरल ब्रांचेस, ये सेट उनका है, और एक है पैराइटल ब्रांचेस जो वाल को सप्लाई करें। अब वाल में डायफ्राम भी होगा और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल भी होगा। एंटीरियर एब्डोमिनल वाल क्यों नहीं होगा, क्योंकि एंटीरियर एब्डोमिनल वाल पहले से इंटरकास्टल से सप्लाई हो चुका है। अगर थोड़ा सा नहीं होगा तो साइड से आएगा, लंबर आर्टरियां हमने देखी हुई हैं, तो यहां से पैराइटल। फिर आप क्या करें, इन पैराइटल ब्रांचेस को फिर आप 2 हिस्सों में बांटें, विसरल को भी और पैराइटल को भी। जैसे विसरल है, इसमें आप करें पेयर्ड, कुछ आर्टरियां जो पेयर्ड होंगी और कुछ अनपेयर्ड होंगी, और ऐसा ही पैराइटल में भी पेयर्ड एंड अनपेयर्ड।
अब देखिए पहले पैराइटल ब्रांचेस पे आए। अगर बात करें पैराइटल की तो अभी अभी ये कहां से एंटर हुआ है, अभी अभी ये एंटर हुआ है एओर्टिक ओरिफिस से, डायफ्राम को अभी भी इसने पेनिट्रेट किया है। जैसे ये डायफ्राम को पेनिट्रेट करेगा, दो ब्रांचेस उठा के अंडर द डायफ्राम भेज देगा, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था इंफीरियर फेरेनिक आर्टरीज। या देखें आप इसकी, ये देखिए जैसे आया है, ये फर्स्ट ब्रांच का जो पेयर्ड है, पेयर्ड ब्रांच पेयर्ड है और साथ में पैराइटल भी इत्तेफाक से, क्योंकि ये डायफ्राम के लिए। और ये देखिए अंडर द डायफ्राम इस तरीके से यहां पे, और क्योंकि काफी आगे की तरफ से यहां से एंटर हो गई आपकी इंफीरियर वेना के बाद, तो ये जो राइट इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी होती है, इंफीरियर वेना के आगे बिहाइंड जाती है, इसके आगे से नहीं आती, ये इसके बिहाइंड से जाती है, और बिहाइंड से जाती है, ये तो बहरहाल फ्री है, और ये अंडर द डायफ्राम भी आपको सप्लाई दे रही है। तो सबसे जो पहली ब्रांच आप यहां पे देखेंगे, जैसे पेयर्ड पैराइटल ब्रांच जो वो होगी क्या, ये पेयर्ड पैराइटल ब्रांच जो इस वक्त आप यहां पे लेके जा रहे हो, दिस इज कॉल्ड इंफीरियर फ्रेनिक। ये इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी है जिस वक्त आप यहां पे देख रहे हैं। अब इस इंफीरियर फ्रेनिक के साथ थोड़ा और आगे आए, और आगे आए, जैसे नीचे आ जाएंगे, वंस अगेन फिर पेयर्ड आर्टरियां मिलेगी आपको, वो होंगी द लंबर आर्टरीज। कितनी? चार क्योंकि लंबर वर्टिब्रा तो 5 होते हैं, ये खत्म खुद हो जाता है चौथे पे, क्योंकि एओर्टा आप नीचे जाता ही नहीं है। 5वें पे जाए तो शायद 5वीं भी दे दे आपको, वो पहुंचता ही सिर्फ 4 तक है, वो L4 के लंबर वर्टिब्रा के लोअर बॉर्डर पे है, तो फिर 5वीं तो दे नहीं सकता। अगर 5वीं नहीं दे सकता तो चौथे और 5वें के बीच में जो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन है, वहां की आर्टरी कहां से लाओगे? 5वीं लंबर आर्टरी कहां से आएगी? तो इसका मकसद है कि 5वीं लंबर आर्टरी फिर पेल्विस से आएगी, और पेल्विस से कौन देता है? ज़ाहिर इंटरनली एक आर्टरी, वो चल के मैं पेल्विस में बताऊंगा। वहां से एक आर्टरी ऊपर आएगी, उस आर्टरी का बेसिकली नाम होता है इलियोलंबर आर्टरी। इज वन ऑफ द पैराइटल ब्रांचेस कमिंग फ्रॉम योर इंटरनली इसका दी इलियोलंबर। उसकी एक ब्रांच इलियक साइड पे चली जाती है, और एक ब्रांच होती है जो ऊपर आती है, और उसको हम कहते हैं लंबर ब्रांच, लंबर आर्टरी, और यही होती है हमारी 5th लंबर। तो हमारी 5 लंबर पूरी हो जाती है। और ऐसे ही हमें 12 इंटरकास्टल भी तो है ना, वो 12 इंटरकास्टल के साथ में लंबर को अगर मैच करूं तो कौन सी इंटरकास्टल के साथ मैच करूंगा? पोस्टीरियर इंटरकास्टल के साथ। और पोस्टीरियर इंटरकास्टल फिर कहां से शुरू होती हैं? वो ज़ाहिर एओर्टा से, लेकिन एओर्टा कौन सा? डिसेंडिंग एओर्टा। लेकिन डिसेंडिंग तो शुरू हो जाता है हमारा T4 से, तो वहां मुझे जो पोस्टीरियर इंटरकास्टल मिलेंगी वो तो मुश्किल से मुझे मिलेंगी कोई 10 आर्टरियां, 2 तो मुझे नहीं मिलेंगी। फिर 2 क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि L4 आपके T4 से नीचे एओर्टा है, इससे ऊपर तो नहीं है। तो फिर इससे ऊपर किसकी जिम्मेदारी है? इससे ऊपर भी एओर्टा की जिम्मेदारी है, लेकिन किसकी? आर्च ऑफ एओर्टा की। आर्च ऑफ एओर्टा माना किसकी? या तो कॉमन कैरोटिड की, या फिर सबक्लेवियन की। तो किसकी? सबक्लेवियन की। क्यों? क्योंकि कॉमन कैरोटिड कुछ करता ही नहीं है, सवा गुजरने की, और करता क्या है? तो इसका मकसद है कि फिर सबक्लेवियन की जिम्मेदारी है। और सबक्लेवियन में आपको याद होगा थोड़ा सा, सुपीरियर इंटरकास्टल, जो पोस्टीरियर सुपीरियर इंटरकास्टल, जो पोस्टीरियर साइड पर फर्स्ट 2 इंटरकास्टल देता है, कहाँ से? कास्टो सर्वाइकल ट्रंक से। अगर याद हो आपको तो कास्टो सर्वाइकल ट्रंक उसको हम कहते हैं, इसका कास्टो सर्वाइकल ट्रंक। उसकी एक ब्रांच होती है सर्वाइकल, डीप सर्वाइकल, और दूसरी जो जंप करके पीछे चली जाती है, ऊपर की 2 स्पेसेस में पुटअप करते हैं उन आर्टरियों को, तो उसका नाम पड़ जाता है सुपीरियर इंटरकास्टल। तो ये जो है सुपीरियर इंटरकास्टल इस तरीके से यहाँ पर। तो इसका मकसद है कि पीछे की आर्टरियां आपको मिल गई, बाकी ऊपर जो है ये सेगमेंटल आर्टरियां ऊपर से लेकर नीचे तक होती हैं। पहले किसने दी? पोस्टीरियर इंटरकास्टल, 12 की 12 देखिए कैसे मिल गई आपको। उसके बाद किसने दी? लंबर। एक लंबर जो रह गई वो इंटरनल इलियक ने। फिर जब आप सेक्रम में चले जाएंगे, यहां पर जब आप पेल्विस में चले जाएंगे, उधर भी आपको मिलेंगी आर्टरियां, ऐसे ही सेगमेंटल। वो कहां से? वो फिर इंटरनल इलियक आपको देगी, इसको हम लेटरल सेक्रल आर्टरी कहते हैं। तो लेटरल सेक्रल आर्टरी ऐसे जाती हैं, एक एक करके सेगमेंटल ब्रांचेस देती है। तो थोरेक्स में भी आपको सेगमेंटल ब्रांचेस मिल गई, लंबर की तरफ एब्डोमेन में मिल गई, सेक्रम में मिल गई। जो नहीं मिली अभी तक वो सर्वाइकल नहीं मिली, वो भी मिल जाएंगी। कौन देगा? कास्टो सर्वाइकल। कैरोटिड पूछती नहीं है किसी को, कैरोटिड देगी। वो कैरोटिड भी पीछे जब वो गुजरती है इधर से, इसकी तो पल्स फील करते हो, आपको पल्स सुंगा के चली जाती है, वो कुछ भी नहीं करती सवाए इसके कि 2 कॉमन कैरोटिड आपकी सिर्फ इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड देती है। बस सिर्फ कॉमन कैरोटिड का काम है कि रास्ते में अपनी 2 बेटियों को जन्म दे दे, बस, इसका और कोई काम नहीं है। और उनमें से जो 2 बेटियां हैं उसकी, उनमें से इंटरनल कैरोटिड तो ये भी नहीं करती, वो सीधा शूट करके निकल जाती है और सीधा क्रेनियल कैविटी के अंदर। उसका तो नेक में कोई रोल ही नहीं है। और एक्सटर्नल का भी देखा जाए तो नेक में इतना कुछ लंबा चौड़ा रोल उसका भी नहीं है, वो भी ज्यादातर फेस पर ज्यादा है। तो कैरोटिड का तो कोई नेक में रोल ही नहीं है। जो भी रोल है वो सबक्लेवियन का है। और सबक्लेवियन अभी मैंने बताया था ना
कौन सा? कास्टो सर्वाइकल, जिसकी एक कास्टल ब्रांच तो मैंने पीछे फेंकी थी, लेकिन डीप सर्वाइकल तो मैंने ऊपर चढ़ाई थी ना। और जब डीप सर्वाइकल नाम डाल रहे हो तो वो कहां होगी? वर्टिब्रल कॉलम के साथ साथ। और वर्टिब्रल कॉलम माने कौन सा? सर्वाइकल वर्टिब्री। और जब सर्वाइकल वर्टिब्री के साथ साथ चलोगे तो क्यों नहीं एक एक ब्रांच उसमें भी डाल दो। तो ये आपकी डीप सर्वाइकल आर्टरी आपको सेगमेंटल सर्वाइकल ब्रांचेस देती है। तो सेगमेंटल सर्वाइकल ब्रांचेस, पोस्टीरियर इंटरकास्टल्स, लंबर्स और लेटरल सेक्रल आर्टरी आपको देती है। तो पूरी आर्टरियां आपको सेगमेंटल ब्रांचेस देती हुई जाती है। और ये सेगमेंटल ब्रांचेस आपके मस्कुलेचर को भी सप्लाई करेंगी और एक एक ब्रांच इंटरवर्टिब्रल फोरामेन के अंदर भी डालेंगी। हर उस इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से जहां से कोई नर्व बाहर आती है वहां से आर्टरी अंदर जाती है। क्यों? क्योंकि अंदर आपका ड्यूरामीटर है, अंदर आपके नर्व्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड की खुद सप्लाई है, ये सब कुछ यहां से मिलती है सप्लाई। अंडरस्टैंड? तो ये इस तरीके से मैंने बताया कि ये सेगमेंटल आर्टरियां यहां से स्टार्ट हुई, उसके बाद आपकी लंबर आर्टरियां। आप देखिए लंबर आर्टरीज, ये देख रहे हैं 4 लंबर आर्टरीज, इस तरफ से भी है, उस तरफ से भी होगी, आपको एक तरफ से दिखाया है। और जो इस तरफ से यहाँ पे आर्टरी देखोगे, यहाँ भी देखेंगे आप, ये 4 लंबर आर्टरीज हैं। और ये लंबर आर्टरीज क्या करेंगी? इसकी एक तो मस्कुलर ब्रांच होगी और एक स्पाइनल ब्रांच होगी, जो टर्न करके कहाँ जाएगी? इंटरवर्टिब्रल फोरामेन में। कितने में? 4 में। 5वां रह गया, और 5वां जो रह जाएगा वो कहाँ से आएगा? इलियोलंबर से आएगा। और इलियोलंबर में आपको 5वीं लंबर आर्टरी मिल जाएगी। तो आप अगर यहाँ पर आप देखें तो इसका मकसद ये हो गया कि आपको अब क्या मिला है यहाँ से? 1, ये 2, ये 3, ये 4 लंबर आर्टरीज। तो दीज आर कॉल्ड लंबर आर्टरीज। ये लंबर आर्टरीज हैं। तो अभी आपने देखा क्या? पैराइटल बट पेयर्ड। अब ये पैराइटल एंड पेयर्ड ब्रांचेस आपको मिली हैं। ये 2 इंफीरियर फ्रेनिक साथ और साथ में लंबर आर्टरी, 4 लंबर आर्टरीज। इंफीरियर फ्रेनिक आप यहाँ पे देख रहे हो। ये इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी अंडर द डायफ्राम सप्लाई करते हुए, डायफ्राम पे जब लेटा हुआ होगा हमारा सुप्रारीनल ग्लैंड, तो सुप्रारीनल ग्लैंड के ऊपर ये ब्रांचेस डाल देगी, जिसको हम कहते हैं सुपीरियर सुप्रारीनल आर्टरीज। ये देख रहे हैं यहाँ पे। और सुप्रारीनल आर्टरीज, इसको अपनी भी सुप्रारीनल आर्टरीज हैं, खुद अपनी पर्सनल, जो डायरेक्ट एओर्टा से निकलती हैं। यहां से ये आप देख रहे हो, जस्ट बिफोर द रीनल आर्टरीज। क्योंकि आपको पता है रीनल आर्टरियां वो इससे थोड़ा नीचे आएंगी, क्योंकि सुप्रारीनल ग्लैंड ऊपर होता है तो ज़ाहिर है इसकी ब्रांच भी थोड़ी सी ऊपर ही निकलेगी ना। और जो रीनल है उससे थोड़ा नीचे, वो 90 डिग्री पर यहाँ पे मौजूद होगा। तो दिस इज व्हाट वी कॉल हियर। तो 2 आप इस वक्त पैराइटल ब्रांचेस देख चुके हो। अब आप यहाँ पे आप आए अनपेयर्ड पैराइटल ब्रांचेस। ये इस वक्त आप यहाँ पे देखें। देखिए आपका जो एओर्टा है ना, आपने देखा होगा कि डॉर्सल एओर्टी दरअसल 2 होते हैं, लेकिन डॉर्सल एओर्टी बाद में आप जहाँ 7th इंटरसेगमेंटल आर्टरी के निकलने के बाद ये दोनों एओर्टा मिलकर फिर सिंगल बन जाता है। और जब सिंगल बन जाएगा तो वर्टिब्रल कॉलम पे ऊपर आके ये कोई L4 वर्टिब्रा पे ये वाला एम्ब्रियोलॉजिकल जो एओर्टा है वो वहां खत्म नहीं हो जाता, वो सेक्रम तक चला जाता है और ये कॉक्सिस तक जाके रुकता है। आप जैसे एओर्टा यहां तक, अभी तक तो यहां ही है, लेकिन होता यह है कि यहां से एओर्टा, जैसे यहां से आपकी 2 कॉमन इलियक्स उससे जब बड्स निकलेंगी तो जब ब्लड यहां शिफ्ट हो जाएगा तो ये एओर्टा का जो डिस्टल पोर्शन है ये नैरो हो जाएगा। तो डिस्टल मोस्ट पार्ट ऑफ द एओर्टा दैट हैज बिकम नैरोड डाउन हियर, अगर मैं इसको यहां करूं तो ये एक्चुअली एम्ब्रियोलॉजिकली एओर्टा का टर्मिनल पोर्शन है ये। लेकिन अब हम इसको एओर्टा का टर्मिनल पोर्शन इसलिए नहीं मानते क्योंकि हम एनाटॉमिकली एओर्टा को यहां टर्मिनेट होता है दिखाते हैं। इसका मकसद है कि इसको हम इसकी ब्रांच मानते हैं। और ये ब्रांच कहां से आती है? ये ब्रांच फ्रंट से नहीं आती, ये ब्रांच बिहाइंड से होती है। तो इसका मकसद जैसे मैं इसे उठाऊंगा ना इसको, ये पीछे से मुझे ये ब्रांच निकलती हुई नजर आएगी। ये मिड लाइन में सेक्रम के ऊपर होती है, इसको हम कहते हैं मीडियन सेक्रल आर्टरी। क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है, वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये यहां से आप दिस इज कॉल्ड मीडियन सेक्रल आर्टरी। ये मीडियन सेक्रल आर्टरी, इसका मकसद ये हो गया कि आपने पहली ये आर्टरी देखी, फिर दूसरी ये देखी, फिर तीसरी ये 2 पेयर्ड आर्टरियां हैं और ये अनपेयर्ड है, ये दोनों पैराइटल हैं। इसका मकसद है कि पैराइटल ब्रांचेस में पेयर्ड कौन कौन सी थी? नंबर 1 एंड नंबर 2, और अनपेयर्ड नंबर 3 माने मीडियन सेक्रल, नंबर 1 जो है इंफीरियर फ्रेनिक और नंबर 2 जो है लंबर आर्टरीज। ये इसकी ब्रांचेस हैं यहाँ पर, ये पैराइटल ब्रांचेस हैं। आप देखें आपका पेल्विक हिस्सा भी सप्लाई हो गया है, एब्डोमेन का हिस्सा भी सप्लाई हो गया, वो यही हिस्सा था। लेकिन जैसे आप अंदर आएंगे फिर आप देखेंगे ब्रांचेस, दिस इज द विसरल ब्रांचेस। विसरल में अब आप देखेंगे पेयर्ड विसरल, दे अनपेयर्ड विसरल। जो पेयर्ड विसरल होंगी, अनपेयर्ड विसरल तो आपको पहले ही पता है, वो आप कर चुके हो पूरी की पूरी 3 वो जो गट को सप्लाई की गई थी आर्टरियां, सीलियक सुपीरियर मेसेंटेरिक इंफीरियर मेसेंटेरिक। इसका मकसद है कि पेयर्ड आर्टरियां, अनपेयर्ड आर्टरीज वो होंगी जो उसके फ्रंट से निकलेगी
और उसका वास्ता होगा फोरगट, मिडगट और हाइंडगट को सप्लाई करना। लेकिन जो पेयर्ड आर्टरियां होंगी वो अदर देन जीआईटी को सप्लाई करेंगी। अदर देन मींस वो जो रेट्रोपेरिटोनियल आर्गन से, क्योंकि बाकी जितने भी आर्गन्स आपने देखे थे वो सारे जीआईटी के आर्गन तो पेरिटोनियल थे, उसमें से तो आपको फोरगट, मिडगट, हाइंडगट वो माइनस कर दें तो बाकी बचे क्या? बाकी पीछे वाले वो जो रेट्रोपेरिटोनियल आर्गन्स हैं। माने कौन? अब रेट्रोपेरिटोनियल में क्या देखा आपने? सुपरारीनल, तो सुपरारीनल आर्टरीज, फिर आपने देखा रीनल, तो रीनल आर्टरीज, और वहीं जो डिसेंड हो गया है वहां पर वो है टेस्टिस एंड ओवरीज, तो उसकी आर्टरियां गोनाडल आर्टरीज। और जो यूरेटर है तो यूरेटर की अपनी पर्सनल आर्टरी ना भी होती होगी लेकिन उसको ह्यूज सप्लाई मैंने आपको कल दिखा दी थी। तो इसका मकसद ये है कि यहां पर अगर आप सप्लाई देंगे तो यहां पर आप इसकी सप्लाई पहले सुपरारीनल आर्टरीज, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक के बाद ये जो आप पेयर्ड आर्टरिया में जो अनपेयर्ड आर्टरी लेके आऊंगा यहां पर एक और यहां पर और ये तीन, लेकिन इसके साथ साथ ये जो आर्टरी यहां से लेके आ रहे हैं ये रीनल, इससे पहले सुपरारीनल और ये रीनल, और ये जो ऑब्लिकली ये जाती है ये द टेस्टिकुलर आर द ओवरियन। तो इसका मकसद ये है कि ये सुपरारीनल, तो ये हमारी चौथी आर्टरी, दिस इज रीनल, ये फिफ्थ, और ये हमारी सिक्स्थ आर्टरी दैट इज कॉल्ड गोनाडल, ये गोनाडल आर्टरी। इसका मकसद ये हो गया कि ये जो हमने पेयर्ड आर्टरियां ली हैं, पेयर्ड विसरल, उसमें से नंबर 4, 5 एंड 6 सुपरारीनल, जिसको कहते हैं प्रिसाइसली मिडिल सुपरारीनल, क्योंकि हमें पता है ना कि सुपीरियर सुपरारीनल जो है वो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक से आई है, मिडिल सुपरारीनल इट इज द डायरेक्ट ब्रांच, और उसके बाद जो इंफीरियर सुपरारीनल है दैट विल कम फ्रॉम द रीनल, अंडरस्टैंड। और ये आर्टरियां थी, और इन्हीं के साथ फिर हमने देखा था कि यहां से फिर हमारी जो यूरेटर के साथ जो यहाँ से ब्रांचेस गई थी, जिसका रीनल से यूरेटर से गई थी ब्रांच, उसके बाद गोनाडल से गई थी, फिर कॉमनली को क्रॉस किया तो वहाँ से, और फिर वजाइकल से, ये यूरेटर के साथ। लेकिन यूरेटर की कोई ब्रांच डायरेक्टली एओर्टा से नहीं निकलती है, इसलिए हम उसको काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ से ये ब्रांचेस हो, उसके बाद जो है आपकी 6 के बाद 7, 8 और 9 ये 3 गट की आर्टरियाँ, ये जो आपको यहाँ से दिखाई द सीलियक, जिसको हमने यहाँ पे सप्लाई किया है, साथ में सुपीरियर मेसेंट्रिक और ये इंफीरियर मेसेंट्रिक, इसकी ब्रांचेस हम कर चुके हैं पहले। दिस इज नाउ फॉर एग्जांपल ये 7th आर्टरी ये है, 8th ये है और 9th ये है, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, इंफीरियर मेसेंट्रिक और सीलियक ट्रंक। तो ये आर्टरियां इस तरीके से यहाँ पर आपको, अब यहाँ पे देखें, जैसे मैंने ये बात की सुप्रारीनल की, तो सुप्रारीनल के बाद आप देखें ये रीनल आर्टरीज, और रीनल आर्टरी को मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि रीनल आर्टरियां किस तरीके से यहां पर होंगी। आर्टरी तो दोनों की दोनों ऑलमोस्ट इक्वल साइज की होती हैं, क्योंकि एओर्टा बीच में होता है, और दोनों आर्टरियां क्योंकि इंफीरियर वेना केवा खासे आगे होता है, इसलिए इंफीरियर वेना केवा जब अपनी रीनल वेन्स देगा तो वो उनके फ्रंट में होगी, इसलिए VA-UA अरेंजमेंट होता है हाइलम में। वी माने पहले वेन होगी, उसके बाद आर्टरी, फिर होगा हमारा पेल्विस, रीनल पेल्विस, बाद में फिर होगा हमारा एक और आर्टरी, क्योंकि सेगमेंटल आर्टरियां बन जाती हैं। और ये इसी तरीके से यहां पर आपको नजर आती है, ठीक है, ये आर्टरी यहां पर, तो जिसे कहा दी रीनल आर्टरी। ये इस वक्त छुपा हुआ होगा कहां पर? अंडर दी पेंक्रियाज, ये अंडर द पेंक्रियाज यहाँ पे आप छुपे, ऑलमोस्ट यूँ समझ लो कि L1 लेवल पे ये आ जाती है आर्टरी। तो ये रीनल आर्टरी, तो सुप्रारीनल और रीनल, और उसके बाद ये देख रहे हैं यहाँ से जा रही है क्या, टेस्टिकुलर आर्टरी। टेस्टिस इधर ही डेवलप होता है, लेकिन उसके बाद टेस्टिस नीचे की तरफ जाता है, इसका डिसेंट ऑफ द टेस्टिस। इस वक्त हम रेट्रोपेरिटोनियम में बैठे हुए हैं, और अगर ये ओवर ही होगी, अगर वो भी आप अपनी आर्टरी को ऐसे ही नीचे ड्रैग करती हुई जाएगी, और ये जो ओवरी है ये बाहर की तरफ नहीं जाएगी, अगर बाहर की तरफ जाती तो उसको फेशा ट्रांसवर्स टकराता, अंदर की तरफ जाएगी तो उसको सिर्फ एक ही चीज टकराएगी, वो होगा पैराइटल पेरिटोनियम, और वो भी यहाँ क्यों टकराएगा, वो भी खासी नीचे तक, ये पेल्विस के लेटरल वाल में चली जाती है, और ये पेल्विस के लेटरल वाल में चल के अब जाके पेरिटोनियम को क्रॉस करती है। तो पेरिटोनियम को क्रॉस जब करेगी तो पेरिटोनियम को उठाएगी, ऐसे ही उठाएगी जैसे जीआईटी ने, उसी को भी मीजेंट्री भी मिल जाएगी। ये पेल्विस में मैं आपको चल के बताऊंगा, मीजेंट्री मिल जाएगी, लेकिन बताएंगे उसको कि इसका मकसद है कि ओवरी विल बी टोटली कवर्ड विथ एक तरह से सेकेंडरी इंट्रापेरिटोनियल आर्गन बन जाएगा। जैसे ना कुछ सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल होते हैं आर्गन जो इंट्रापेरिटोनियल होकर रेट्रोपेरिटोनियल बन जाते हैं, ये रेट्रोपेरिटोनियल होकर इंट्रापेरिटोनियल बन जाएगा, क्योंकि ये पेरिटोनियम के अंदर आ जाता है और बाकायदा इसको मीजेंट्री होती है। इतना कुछ कि इसको मीजेंट्री को कहते ही है मीजोवेरियम, ओवरी की मीजेंट्री, अंडरस्टैंड। लेकिन मैं बताऊंगा आपको आगे चल के कि ये मीजेंट्री होगी। इसका मकसद है कि अगर वो मीजेंट्री है तो खुद ओवरी टोटली कवर्ड होगी ना, किसमें,
विसरल पेरिटोनियम में, लेकिन वो विसरल पेरिटोनियम विल बिकम ऑन द सरफेस, वो उसका एक वॉल बन जाएगा, यूँ समझ लो कि उसका एक एपिथेलियम सा बन जाएगा। वो एपिथेलियम जो होता जब ओव्यूलेशन होती है तो इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम, इसको हम कहते हैं जर्मिनल, सो कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियम। तो जब ओव्यूलेशन होती है तो वो इस तरीके से बस्ट हो जाता है, बस्ट होकर आ जाता है। वो इट्स नॉट काइंड ऑफ अ कवरिंग एज सच, इट्स बीइंग अ पार्ट ऑफ इट्स कोटिंग। तो उसकी कोटिंग है जिसको हम ट्यूनिका कहते हैं, वो ट्यूनिका का कोट हो जाता है एक तरह से। तो वो जो पेरिटोनियम है इस विल एक्चुअली बी अ पार्ट ऑफ इट। मैं बताऊंगा कि जब भी ओव्यूलेशन होगी तो ये बस्ट हो जाएगा। वरना आप खुद सोचें, ओवरी के अंदर अगर ओवरी को टोटली कवर कर दोगे पेरिटोनियम से और ओवरी ने ओव्यूलेट किया तो वो पेरिटोनियम से बाहर कैसे आएगा? और वो आपका फलोपियन ट्यूब के फिम्ब्रिया उसको कैसे टच करके ओवम को अपने ल्यूमन में डाल सकते हैं ऐसे? ये चल के मैं आपको फिर क्लियर करूंगा जब हम आएंगे विसरा के अंदर, यानी पेल्विस के अंदर। तो यहां पर आपके ये देखिए, तो आप अगर ओवरियन आर्टरी या टेस्टिकुलर आर्टरी देखोगे तो ये टेस्टिकुलर आर्टरी अलॉन्ग विद ऑल द स्ट्रक्चर्स ये चलती रहेगी और ये बाहर जैसे निकलेगी तो फेशा ट्रांसवर्सलिस, और वहां होता है हमारा डीप इंग्वानल रिंग, और उसके बाद डीप इंग्वानल रिंग से जैसे जाएगा उसको कोटिंग मिल जाएगी इंटरनल स्पर्मेटिक फेशा। और उसके बाद अंडर दी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, क्योंकि अगला लेयर वो है, हाई होता है उसके फॉक्स इंग्वानल के फाइबर्स तो वो टच नहीं करते। फिर अंडर दी इंटरनल ऑब्लिक वो क्रीमेस्ट्रिक मसल, उसके साथ ये एक और कोटिंग। और उसके बाद जो लास्ट लेयर होगा मसल का वो होगा एक्सटर्नल ऑब्लिक, और एक्सटर्नल ऑब्लिक के सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग से जैसे बाहर जाएगा तो एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशा लेगा, तो ये पूरा क्या बन जाएगा? स्पर्मेटिक कॉर्ड बन जाएगा। उसके अंदर आपकी ये आर्टरी होगी। अब सिर्फ आर्टरी क्यों होगी? वेन भी होगी, लिम्फेटिक्स भी होंगे। इसका मकसद है कि टेस्टिस के लिम्फेटिक्स यहां से होते हुए कहां ड्रेन करेंगे? इस जगह पर जहां होंगे हमारे द प्री एआर्टिक लिम्फ नोड्स, इसको पेराआर्टिक लिम्फ नोड्स भी कहते हैं। ये लंबर लिम्फ नोड्स होते हैं जो L1 वर्टिब्रा के आसपास होते हैं। तो टेस्टिस की ड्रेनेज उधर होती है यहाँ पर अंदर से। तो ये हमारे गोनाडल आर्टरी इसी तरीके से यहाँ पर है। और उसके बाद आप देखें गोनाडल के बाद फिर आपका ये सिलसिला है, जैसे आपको यहाँ पे देखा, ये पहली आर्टरी जैसे मैंने आपको बताई, आप इसकी आर्टरियाँ ब्रांचेस हम कर चुके। उसके बाद थोड़ा सा आप नीचे आओगे तो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, और सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी आप देखें ऐसे है। और आपकी जब लेफ्ट रीनल वेन इस तरीके से जा रही होगी तो लेफ्ट रीनल वेन तो खासी आगे होगी ना, ठीक है ना, लेफ्ट रीनल वेन इसको क्रॉस करती है एओर्टा को, और ठीक उस जगह से एओर्टा के थोड़ा ऊपर जो इंटीरियरली निकले हमारी सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी तो वो इस तरीके से तो एंगल में फंसती है जाके, यानी ये आपका एओर्टा और ये आपकी सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। और जब एओर्टा को ये क्रॉस कर रही होगी लेफ्ट रीनल वेन तो लेफ्ट रीनल वेन इस फॉर्क में फंसती है यहाँ पर, और यहाँ पर इसकी कंप्रेशन हो सकती है। या अगर सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी में अगर कोई एन्यूरिज्म है तो ये थिन वॉल्ड लेफ्ट रीनल वेन को दबा सकता है, और इससे फिर हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकती है अंडर से। तो ये सारे सिलसिले यहाँ पे देखेंगे। और सुपीरियर मेसेंटेरिक, उसके बाद इंफीरियर मेसेंटेरिक तो आपने देखी हुई है। ये सारी जितनी भी आर्टरियाँ मैं बता रहा हूँ ये क्या है? सारी ये पेयर्ड रादर अनपेयर्ड विसरल आर्टरियाँ हैं। अंडर देन इज इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, ये अनपेयर्ड विसरल आर्टरियाँ सारी की सारी। अब ये जितनी भी आर्टरियाँ आप 8-9 आर्टरियाँ देखेंगे ये एओर्टा की हैं। तो एओर्टा की आर्टरियों को आप स्प्लिट कर सकते हो विसरल में, पैराइटल में, और विसरल और पैराइटल को पेयर्ड में, अनपेयर्ड में, और एक एक आर्टरी को लेके फिर आगे से गट की आर्टरियाँ तीनों जो थीं ये हमने फिर सेपरेटली डिस्कस की थी। रीनल आर्टरी को हम सेपरेटली डिस्कस कर चुके थे जब हम किडनी कर रहे थे। यूरेटर को हमने देखा हुआ है, सुप्रारीनल ग्लैंड को हमने देखा हुआ है, साथ में बॉडी वाल को भी सप्लाई किया। इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी को हमने पहले से भी डिस्कस किया हुआ है। अब सिर्फ उसको समअप करके आप एओर्टा को एक साथ रखेंगे ताकि इसके आगे से फिर क्लिनिकल समय समझ में आए। अभी इन्हीं के साथ आप रिटर्न करेंगे वेंस। अब जहां रिटर्न करेंगे वेंस तो वेंस ऐसे रिटर्न नहीं होगी, क्योंकि यहां हम उस जगह पर आ गए हैं कि जहां पर देखें, जैसे अगर विसरल ब्रांचेस की मैं बात करूं तो ये जो अनपेयर्ड विसरल ब्रांचेस हैं इनके रिटर्न में जो वेंस आती हैं वो इंफीरियर वेना के बाद ऐसा नहीं बनती, वो पोर्टल सिस्टम का ऐसा होती है। माने इसका मकसद ये हो गया कि ब्रांचेस तो वो सेम होंगी, ट्राइब्यूटरीज जैसे सीलिएक की ब्रांचेस हैं वो ट्राइब्यूटरी सेम नाम से होंगी, सुपीरियर मेसेंटेरिक में सेम होगी, वो जेजुनल, इलियल, पैंक्रियाटिक, ड्यूडेनल वगैरह वगैरह। इंफीरियर मेसेंटेरिक में भी वैसा ही होगा, लेकिन वो जुड़ जुड़ा के आखिर में इंफीरियर वेना केवा में होनी चाहिए ना दाखिल, वो उसमें दाखिल नहीं होती। जब उसमें दाखिल नहीं होती हैं तो पोर्टल सिस्टम बनता है, और जब पोर्टल सिस्टम बनता है तो पोर्टल सिस्टम लिवर के अंदर ड्रेन करता है। जब लिवर के अंदर ड्रेन करेगा तो पोर्टल ट्रायड के थ्रू वो साइनोसाइड्स में जाएगा, साइनोसाइड पकड़ के उसको सेंट्रल वेन में डाल देंगी, और सेंट्रल वेन सुपीरियर सरफेस पे सब जुड़ जुड़ा के 3 हेपेटिक वेन्स निकलेंगी। इसका मकसद ये है कि सही मानों में तुम ये देखो कि अगर वो 3 अनपेयर्ड आर्टरियां हैं तो उनकी रिटर्न में 3 वेन्स जो हैं वो हेपेटिक वेन्स हैं।
और जितनी भी ट्राइब्यूटरीज तुम देखोगे, 3 आर्टरियों की मीन 3 अनपेयर्ड ब्रांचेस ऑफ द एओर्टा, उससे जो करस्पॉन्डिंग वेन्स होंगी वो पोर्टल सिस्टम का हिस्सा है, इंफीरियर वेना केवा का ऐसा नहीं है। तो इंफीरियर वेना केवा का ऐसा कौन बनेगा? 3 हेपेटिक वेन्स। तो इसका मकसद है कि 3 हेपेटिक वेन, उसको तो चल के देखते हैं, लेकिन आप यहां पे देखो कि इंफीरियर वेना केवा खुद बनती कहां है, ये देख रहे हैं आप यहां, ये है आपका बाइफर्केशन लोअर बॉर्डर ऑफ L4, ये इससे भी नीचे, ये कहां है? ये L5 पे, यानी ये L5 पे ये बनता है कहां? अब आप यहां पे देखोगे L5 पे, क्योंकि ये राइट साइड पर है, क्योंकि इंफीरियर वेना केवा इज मोर टू द राइट साइड, तो वो राइट साइड पर है, ये राइट साइड पर बनेगा। ये जो आपकी कॉमन इलियक देख रहे हो, जिसको हम कहते हैं लेफ्ट राइट कॉमन इलियक, राइट कॉमन इलियक के बिहाइंड इसकी, क्योंकि इस लेवल पे भाई कौन होगा? एओर्टा तो नहीं होगा, एओर्टा तो L4 पे खत्म हो गया। जब इसकी इसका इंफीरियर वेना केवा का बनना या उसकी ओरिजिन अगर इससे एक लेवल कम होगी तो ये L5 होगा, वो L5 पे इन दो में से क्या होगा? ज़ाहिर कॉमन इलियक, क्योंकि हम हैं स्लाइटली टू द राइट साइड हैं, तो कौन सी आर्टरी होगी? ज़ाहिर है राइट कॉमन इलियक। तो राइट कॉमन इलियक के बिहाइंड इस वक्त ये आर्टरी के डीप है, ये राइट कॉमन इलियक के बिहाइंड बना है एज अ रिजल्ट ऑफ यूनियन एंड कॉन्फ्लुएंस ऑफ योर 2 कॉमन इलियक्स। अब जाहिर है ये राइट साइड पे बना है, तो लंबा कौन होगा? लेफ्ट कॉमन इलियक लंबी होगी, और आपको पता है ये लेफ्ट टू राइट शंट है, फिर ये बड़ी सी आर्टरी, ये बड़ी सी वेन है, वो कहां आके जुड़ी है? ये आके जुड़ी है आपके राइट कॉमन इलियक के पीछे, और यहां इसको हिडन यहां पर इस वक्त जो जा रही है कौन? राइट कॉमन इलियक वेन। तो ये लेफ्ट कॉमन इलियक वेन जहां तक आ गई, और राइट कॉमन इलियक दोनों की कन्फ्लुएंस हुई है बिहाइंड दी राइट कॉमन इलियक आर्टरी, और यहां बन गया है हमारा इंफीरियर वेना केवा। इतना कुछ कि इंफीरियर वेना केवा ये जो लास्ट पार्ट है एओर्टा का, इसके बिहाइंड है, और ये आस्ते आस्ते मोर शिफ्टिंग टुवर्ड द राइट साइड, ये वर्टिकल कॉलम से हटेगा, और जैसे जैसे वर्टिकल कॉलम से हटेगा आपका जो लिटिल बॉर्डर जो है एओर्टा का, उससे ये फ्री हो जाएगा। देखिए आस्ते 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 आस्ते, और जैसे ये फ्री हो जाएगा उसके बाद इसको छोड़ना शुरू करेगा। अब ये मोर इंटीरियरली आ गया, और जैसे ये मोर इंटीरियरली आ गया ऐसे ऐसे ऐसे, तो आप देखें जहां से जैसे जैसे ऊपर चलेंगे, इस जगह पर आपको पता है कि हाइलम ऑफ द किडनी पर आपका सेकंड पार्ट ऑफ डिडिनम कर्व करके यहां से जैसे क्रॉस जाता है यहां पर, तो थर्ड पार्ट ऑफ डिडिनम, और थर्ड पार्ट ऑफ डिडिनम के पीछे से, और ठीक जैसे आप ऊपर जाएंगे तो फिर उस कर्व में छुपा हुआ होगा पेंक्रियाज, तो ये उसके पीछे। जब और ऊपर आओगे तो फर्स्ट पार्ट ऑफ डिडिनम था यहां पर, उसके पीछे, लेकिन ये होगा पैरेटल पेरिटोनियम के बिहाइंड इन द रेट्रोपेरिटोनियम। और ऐसा ही चलते चलते जब यहाँ आएंगे तो इस जगह पर तो वो एपिपेलाइक फोरामेन की बाउंड्री न बना रहा हो कहीं, इसके ऊपर आप क्या करेंगे? जब आप अंदर हाथ डालते हो एंड यो पैरेटल पेरिटोनियम है, तो ठीक उस जगह पर जहाँ एपिपेलाइक फोरामेन है, जिसके आगे से है वो हेपेटोडिडिनल लिगामेंट विद 3 पोर्टल ट्रायड स्ट्रक्चर्स, ये इंटीरियर बाउंड्री है किसकी? एपिपेलाइक फोरामेन की। तो पीछे कौन है? पैरेटल पेरिटोनियम, वो ठीक उस जगह पर कौन है? इंफीरियर वेना केवा। और ऐसे इंफीरियर वेना केवा को ऊपर चलाते चलाते जैसे जाएंगे तो जहां आपका लिवर बैठा हुआ है, और लिवर के पोस्टीरियर सरफेस जो हाईएस्ट सरफेस होता है उसके ऊपर ये इतनी अंदर प्रेस देती है कि वहां पर फोसा बन जाता है, फोसा फॉर इंफीरियर वेना केवा। और ऐसा चलते चलते जब यहाँ आओगे तो यू विल बी सो हाई कि अब आप बहुत टॉप पे चले जाओगे, और इधर होगा आपका क्या? सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम, और राइट साइड पे इतना सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम में आप पेनिट्रेट, जैसे पेनिट्रेट करोगे ऊपर हार्ट बैठा हुआ है, और राइट साइड ऑफ द हार्ट उसके इंफीरियर साइड पर, राइट एट्रियम के इंफीरियर साइड पर आप एंड कर जाएंगे। इस पूरी वेन में थ्रू आउट एंटायर लेंथ कोई वेल्व नहीं होता है, सिर्फ एक रूडिमेंट्री वेल्व है जब वो राइट एट्रियम में अंदर एंटर होता है। राइट एट्रियम में आपने देखा होगा कि वेल्व होते हैं, एक होते हैं वेल्व ऑफ इंफीरियर वेना केवा, एक होता है वेल्व ऑफ कोरोनरी साइनस, ये दोनों रूडिमेंट्री वेल्व होते हैं, ये वेग फ्लो को नहीं रोकते। ये तो इसका मकसद है कि इसकी पूरी जो रिलेशन है ना, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर मिलेंगे आपको। अब ये इसकी थी बिगिनिंग कहाँ? जैसे L4 पे मैंने बताया एज अ रिजल्ट ऑफ कन्फ्लुएंस, और उसके बाद इसके मेजर रिलेशंस जो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे आपने बताया डिडिनम के साथ, फिर उसके बाद पेंक्रियाज के साथ, और इसी तरीके से फिर लिवर के साथ। और ये इसकी देखा जाए तो ऊपर से आए तो फर्स्ट ऑफ ट्राइब्यूटरीज इसकी ये हैं। समझ लो कि ये 3 ट्राइब्यूटरीज जो हेपेटिक वेन्स हैं, ये हेपेटिक वेन्स 3 ट्राइब्यूटरीज इक्वल टू योर 3 आर्टरीज, जैसे सीलियक, जैसे सुपीरियर मेसेंटेरिक, जैसे इंफीरियर मेसेंटेरिक के बदले में ये समझ लो, तो क्योंकि वो 3 पोर्टल की ब्रांचेस थी, पोर्टल सिस्टम की ये ट्राइब्यूटरीज थी, वो जो होंगी आपकी पोर्टल सिस्टम की ट्राइब्यूटरीज। ये जो है ये सिस्टम हेपेटिक वेन, हेपेटिक आर्टरी जो आपने सीलियक की ब्रांच है, तो इसका मतलब है कि हेपेटिक वेन शुड बी द पोर्टल सिस्टम्स ट्राइब्यूटरी। भाई जब हेपेटिक आर्टरी
इज द ब्रांच ऑफ द सीलिएक, तो हेपेटिक वेन बाय रूल इट शुड बी द ट्राइब्यूटरी ऑफ द पोर्टल, क्योंकि 3 आर्टरियां जब आप देखते हो, सीलिएक, सुपीरियर मेसेंटेरिक, इंफीरियर मेसेंटेरिक, तो उनसे जो आप ब्रांचेस उठाते हो तो उनसे रिटर्न में जो वेनें लाते हो वो तो पोर्टल सिस्टम की होती है ना ब्रांचेस, सवाए एक के, वो है हेपेटिक, क्योंकि हेपेटिक जो है वो पोर्टल सिस्टम का हिस्सा नहीं है, वो आपके इसका हिस्सा है। और इसको मैंने आपको बताया था कि ये हम डालते हैं किसमें, फिशर्स में, और जिनकी वजह से लिवर के 4 टुकड़े हो जाते हैं। एक होता है हमारा राइट पोर्टल फिशर, एक होता है हमारा लेफ्ट पोर्टल फिशर, एक होता है हमारा मेन पोर्टल फिशर, जिसकी वजह से हमारे 4 टुकड़े हो जाते हैं। और उन 4 टुकड़ों के अंदर जैसे ही हम पोर्टल ट्रायड को इस तरीके से रन कराते हैं तो वो 4 की जगह पर 8 हो जाते हैं, और ये 8 सेगमेंट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं सर्जिकल लिवर सेगमेंट्स। ये आपकी 3 आर्टरियां तो यहां पर, तो इसका मकसद ये कि 3 वेन्स आपकी लास्ट ट्राइब्यूटरी यहां पर मिलेगी। तो ये जो अनपेयर्ड विसरल की बात कर रहे थे, तो इसका मसला तो हल हो गया। बाकी क्या होना चाहिए, पेयर्ड विसरल। पेयर्ड विसरल के नाम पर अब क्या क्या हो सकता है। अब पेयर्ड विसरल में डिफरेंस क्या है, पेयर्ड विसरल में सबसे पहले क्या होना चाहिए, ठीक है ना, पहले पेयर्ड विसरल में कौन, सुप्रारीनल, ठीक है ना, तो सुप्रारीनल, बिल्कुल बात दुरुस्त है आपकी। ये आ गई यहां से क्या, सुप्रारीनल, राइट से तो बात दुरुस्त है, लेफ्ट पे नहीं है। क्यों, क्योंकि लेफ्ट से जब यहां से आएगी ना सुप्रारीनल, तो ये सुप्रारीनल जो है इधर से फिर आपकी इसमें हो जाएगी, ये ट्राइब्यूटरी नहीं है, इसकी डिफरेंस है ना, जाहिर है। यानी सिर्फ यहां डिफरेंस नहीं है, इधर भी डिफरेंस है। माने जो राइट में आपने यहां से देखी, ये आपकी फिर रीनल वेन है, उसके बाद ये आपकी गोनाडल वेन है, जो इस वक्त भी पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस की शक्ल में आ रही है, बाद में तो सिंगली हो जाएगी। तो ये एक, ये दूसरी, ये तीसरी, ये बात, ये पेयर्ड होनी चाहिए ना। यहां पर पेयर्ड नहीं है, इसलिए क्योंकि इंफीरियर वेना केवा को इस तरफ से तो ये मिलती हैं, दूसरी तरफ से वेन रीनल वाली तो इसको मिलेगी। ये दो जो वेने हैं, माने कौन सी, सुप्रारीनल एंड द गोनाडल, तो सुप्रारीनल जो है ये भी इसमें ड्रेन, गोनाडल जो है वो भी इसमें ड्रेन। इसका मकसद है कि ये ट्राइब्यूटरीज भी सवाए रीनल के पेयर्ड नहीं हुई इसके लिए, क्योंकि लेफ्ट साइड से दे विल एंटर इनटू द लेफ्ट रीनल वेन, तो ये लेफ्ट रीनल वेन में एंटर हो जाती है। इसका मकसद है कि इसका खेल भी खत्म। तो बाकी क्या रह गया, बाकी पैराइटल। पैराइटल में जब आप आओगे तो पैराइटल के अंदर वो जो पेयर्ड पैराइटल ब्रांचेस हैं वो इंफीरियर फेरेनिक है उसके अंदर, लेकिन वहां पर भी ऐसे नहीं है, क्योंकि जब आप ये इंफीरियर फेरेनिक ऑन द राइट साइड लेके जाओगे, दिस इज द ट्राइब्यूटरी, यू आर राइट, ये कि यहां से, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसकी जो ट्राइब्यूटरी होती है ना आपकी लेफ्ट इंफीरियर फेरेनिक, दैट ड्रेन्स आल्सो इनटू द लेफ्ट रीनल वेन, ये फिर ड्रेन होगी लेफ्ट रीनल वेन के अंदर। तो इंफीरियर जो आपकी फ्रेनिक वेन है, दैट इज आल्सो ड्रेनिंग इनटू द लेफ्ट रीनल वेन। ये कभी कभी इसमें ड्रेन हो जाती है, लेकिन ये ज्यादातर इससे अंदर ड्रेन होगी, तो दैट्स विल आल्सो ड्रेनिंग इनटू दिस। तो बाकी क्या रह गया, बाकी लंबर वेन्स रहेगी। तो लंबर वेन्स आपकी मिल जाएंगी आपको, वो आपको इस तरीके से मिल जाएंगे। तो लंबर वेन्स विल बी एक्चुअली, तो आप इनको मैच करें इसके साथ। अब जो अनपेयर्ड है, इसके अंदर वो जो मीडियन सैक्रल आर्टरी देखी थी आपने, भाई वो तो एओर्टा की कंटिन्यूएशन की वजह से बनी है, मीडियन सैक्रल वेन क्यों होगी, तो मीडियन सैक्रल वेन तो होगी नहीं। मीडियन सैक्रल आर्टरी क्लिनिकल इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये हॉलो ऑफ द सैक्रम में रन करती है, और हॉलो ऑफ सैक्रम में रेस्ट कर रहा होता है हमारा रेक्टम। रेक्टम को सुपीरियर साइड से इंफीरियर साइड से तो ब्रांचेस होती हैं, सुपीरियर साइड से उसकी ब्रांच होती है जिसको हम कहते हैं सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, दैट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ इंफीरियर मेसेंटेरिक, और लोअर डाउन होती है इसकी इंफीरियर रेक्टल, दैट इज द ब्रांच ऑफ योर इंटरनल पुडेंडल, वो तो यहाँ पे एनास्टोमोस कर जाएगी, लेकिन लेटरल रेक्टल भी होती हैं। लेकिन एक ब्रांच पीछे से ये जो अभी आपको दिखाई मैंने मीडियन सैक्रल, ये भी इसको ब्रांचेस दे देती है कभी कभी, अगर ये इंटैक्ट रह गई तो इसका मकसद है कि जब भी कोई रेक्टल सर्जरी हो, इसको हमेशा समझा करो कि पीछे ये हो भी सकती है, तो इसको एक्सप्लोर किया करो। अगर इसको एक्सप्लोर नहीं करोगे, ऐसे रेक्टम को उठाओगे, तो ये पीछे से आर्टरियां टूट सकती हैं और बहुत सीवियर हेमरेज हो सकती है। मीडियन सैक्रल आर्टरी को डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि वो ऑब्लिटरेट हो चुकी होगी, कोई जरूरी नहीं है। अगर वो ऑब्लिटरेट नहीं हुई है तो दिस मस्ट बी गिविंग द ब्रांचेस फ्रॉम द बैक ऑफ योर रेक्टम, क्योंकि रेक्टम के पीछे आपको पता है रेक्टम एक रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होता है। रेक्टम को आगे से मेसेंट्री, आगे से पेरिटोनियम होता है टू सम एक्सटेंट, उसके बाद फिर पेरिटोनियम आगे निकल जाता है। तो रेक्टम इज स्लीपिंग ऑन द पोस्टीरियर बॉडी वॉल, माने सैक्रल वॉल पे।
और पीछे मीडियन सेक्रल वेन आर्टरी मौजूद होगी, तो वेन एज सच नहीं होती मीडियन सेक्रल वेन। तो इसका मकसद ये हुआ कि इसका खेल भी खत्म, माने अनपेयर्ड वाली जो पैराइटल है ये भी खत्म, अनपेयर्ड विसरल ये भी नहीं, पेयर्ड विसरल एक साइड से यस दूसरे साइड से नहीं सवाए रीनल के। फिर जब हमने यहां पर देखा पेयर्ड पैराइटल, अब ये होंगी, उसमें से भी एक अभी आपने देखी, ये इसका भी खेल यहां पर देख लिया आपने। तो बाकी क्या रहेगी, लंबर। तो लंबर आपको ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 आपको यहां पर मिल जाएंगे। यहां सीधे वेन्स, अब देखिए आर्टरियों के साथ ये वेन्स भी रन कर रही हैं। ये आप देख रहे हैं इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक, जितनी भी आप यहां पे देख रहे हो, ये देखिए ये इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक, ये लेफ्ट रीनल वेन के साथ जुड़ी हुई है, और ये गोनाडल वेन जो यहां पे आप देख रहे हैं, और ये देख रहे हैं आप क्या 1 2 3 4, और ये जो लंबर वेन है कौन सी, ये फर्स्ट लंबर, ये सेकंड थर्ड फोर्थ लंबर है, जो ये जो वेन है इसकी जो असेंडिंग लंबर वेन होती है, याद होगा आपको, ये पैराइट। अब ये जो असेंडिंग लंबर वेन है ये क्या है, ये बेसिकली विसरल है कि पैराइटल है, जरा पैराइटल है, और इसके बाद इससे ऊपर जो पैराइटल होगी वो सबकास्टल होगी। तो सबकास्टल और इस असेंडिंग ब्रांच ऑफ द फर्स्ट लंबर ये जब आपस में मिल जाती हैं तो यहां से बन जाती है हमारी अजाइगस वेन। इसकी फिफ्थ नहीं होगी, किसकी, वो इलियो नंबर से आ जाती है वो, अंडरस्टैंड। तो ये इस तरीके से यहां पर वेन्स में एग्जैक्टली वेन्स का कोई मसला नहीं होता है, आर्टरियों का मसला इसलिए होता है कि आर्टरी को लाजमन इंटरवर्टिब्रल फोरामेन में अंदर इंटर होना होता है। वेन ऐसा नहीं है, वेन प्लेक्सस है, 4 बन गई 3 बन गए, हमें प्लेक्सस चाहिए, हम किसी भी जगह प्लेक्सस में बाहर हो सकती है, अंदर इंटरनल वर्टिब्रल प्लेक्सस ऑफ द वेन से और बाहर एक्सटर्नल वर्टिब्रल प्लेक्सस ऑफ वेन से, आप उसके साथ जोड़ सकते हो। यहाँ पर सेगमेंटली वेन्स का सेगमेंटली होना कोई जरूरी नहीं, वेन हर इंडिविजुअल में अलग अलग होती है, काफी वेरिएशंस होती है वेन में। अंडरस्टैंड। तो इसकी ट्राइब्यूटरी इस तरीके से होगी, और जब आप ऊपर की तरफ जाओगे तो इसकी बिगिनिंग कैसे हुई अभी आपने देखा, उसके बाद जैसे जैसे ये रिलेशंस आपने डेवलप करते गए लिवर के साथ, फिर पेंक्रियास के साथ, फिर उसके साथ साथ एपिप्लाइक, तो अच्छी खासी इसकी रिलेशंस होती हैं लिवर के साथ भी। फिर हमने देखी इसकी रिलेशन से एपिप्लाइक फोरामेन के साथ भी, फिर पेंक्रियास के पीछे, फिर ड्यूडिनम, और साथ में ये एओर्टा की रिलेशन है इसके साथ। एओर्टा के बाद इस वक्त ये देखिए एओर्टा से भी डीप है, लेकिन आस्ते आस्ते एओर्टा को छोड़ के ये इतना आगे आएगा और छोड़ना शुरू करेगा, और ये सेंट्रल टेंडन में जैसे एंटर हो जाएगा वहां हो केवल ओपनिंग, और जैसे केवल ओपनिंग होगी तो केवल ओपनिंग के साथ इसके साथ रन करेगी हमारी फ्रेनिक नर्व भी, राइट फ्रेनिक नर्व। तो राइट फ्रेनिक नर्व इज अनदर कंटेंट इन दी केवल ओपनिंग, अंडरस्टैंड। तो ये राइट फ्रेनिक नर्व जो है आपकी इस तरीके से केवल ओपनिंग में यहाँ पे दाखिल हो जाएगी। तो ये केवल ओपनिंग कहाँ होगी, एट द लेवल ऑफ T8 वर्टिब्रा, राइट साइड पर इन दी डोम ऑफ द डायफ्राम, जहाँ पे सेंट्रल टेंडन होगा, सेंट्रल टेंडन के ठीक ऊपर मौजूद होगा हार्ट, और हार्ट का इस तरफ राइट साइड पे क्या होगा, राइट एट्रियम, और उसके इंफीरियर पोल पर ये एंटर हो जाएगी। ये कभी भी थोरेक्स का हिस्सा नहीं बनती, ये थोरेक्स का मीडियास्टिनम का पार्ट नहीं है। थोरेक्स में होना माने किस, कहां होना, मीडियास्टिनम में होना। 2 लंग्स को छोड़ के दुनिया का हर स्ट्रक्चर जो थोरेक्स में होता है वो मीडियास्टिनल कहलाता है। तो इसका मकसद है कि अगर ये भी थोरेक्स में होती तो ये भी मीडियास्टिनल स्ट्रक्चर होती। आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा कि इंफीरियर वेना कैवा एज अ पार्ट ऑफ एनी मीडियास्टिनम, किसी सूरत में नहीं। इवन मिडिल मीडियास्टिनम का हिस्सा भी नहीं मानते, क्योंकि वो ट्रेवल ही नहीं करती, वो जस्ट उसको डायफ्राम को पेनिट्रेट करना है, अंडरस्टैंड। तो ये ट्राइब्यूटरीज और ये ब्रांचेज हैं आपके रीनल एओर्टा की भी, एब्डोमिनल एओर्टा की भी, और साथ में इंफीरियर वेना कैवा की भी। तो ये शार्ट ऐसे में आ जाता है, शार्ट क्वेश्चंस के अंदर। और जब क्लिनिकल हम इसकी करेंगे और देखेंगे कि इंफीरियर वेना कैवा की ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो गई तो ये ब्लड रश करके बिहाइंड आएगा पीछे, और जैसे पीछे आएगा तो उसको किसी न किसी तरफ हार्ट में तो जाना है, यहां तुम अगर इसको ब्लॉक कर दोगे तो यहां जमा होगा, और यहां जमा होगा तो ज़ाहिर है कॉमन इलियक्स में जमा होगा, और कॉमन इलियक्स में जमा होगा तो कॉमन इलियक्स के जरिए ये किसी इस तरीके से आएगा कि ये घूम घाम के सुपीरियर वेना कैवा में एंटर होकर बहरहाल किसी तरीके से, क्योंकि हार्ट की तरफ जाने वाले रास्ते होते हैं बेसिकली 2, या सुपीरियर साइड पे जाए या इंफीरियर से जाए। तो सुपीरियर वेना कैवा सिंड्रोम अगर हुआ या कंप्रेशन वहां हुई तो ये इंफीरियर से जाने की कोशिश करेगा। इसका मकसद है कि कोलेटरल्स होंगे जो जोड़ रहे होंगे इसको, इंफीरियर वेना कैवा सिंड्रोम और सुपीरियर वेना कैवा सिंड्रोम से देखने होंगे, और इनकी ट्राइब्यूटरी को आपस में जोड़ना होगा। और इसके लिए एक बेटर ट्राइब्यूटरी तो हमने यहाँ पर डीपली भी दिखाई थी आपको, जहाँ सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक और इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक विद इन द रेक्टस शीथ हमने अंदर जोड़ा था उनको, क्योंकि एक सुपीरियर वेना कैवा से आती है और दूसरी इंफीरियर वेना कैवा की ट्राइब्यूटरी है। तो जहाँ पे भी एक अल्टरनेटिव पाथवे हमें मिल जाता है, और कुछ और भी हैं यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर। तो ये 5-6 स्ट्रक्चर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो आपको रेट्रोपेरिटोनियम में देखने को मिलते हैं यहाँ पर। अब देखें, इनको देखने के बाद
अब जो हम अगली क्लास मोस्ट प्रॉबेबली जो करेंगे वो पेरिटोनियम पे करेंगे कि पेरिटोनियम को समअप करें, और पेरिटोनियम को समअप करें और देखें कि अभी तक कितना पेरिटोनियम हमने किया है और समझा है उसको। अब उसके बाद पेरिटोनियम के साथ साथ और कुछ चीज़ें तो हमने देखी हुई हैं, जैसे लेसर सेक देखा है, एपिप्लाइक फोरामेन हमने देखा है। इन चीज़ों को थोड़ा सा और एलोबोरेट करें। मैंने बताया आपको कि जैसे ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन को ऐसे ऊपर उठाओगे, जैसे ये लटका हुआ है, जैसे ऊपर उठाओगे तो तुम तो ग्रेटर सेक में बैठे हुए, इससे जो ऊपर टेंट की तरह उठाओगे तो ग्रेटर सेक दो हिस्सों में बढ़ जाएगी, एक ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन के ऊपर का हिस्सा और एक ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन का नीचे का हिस्सा। ऊपर वाले को कहते हैं सुपराकोलिक और नीचे वाले को इंफ्राकोलिक कंपार्टमेंट। जैसे इंफ्राकोलिक में आप बैठे हुए हैं तो ऑब्लिकली यहां से भी एक मिजेंट्री उठती है, रूट ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन मिजेंट्री, तो वो भी आपके इंफ्राकोलिक कंपार्टमेंट को ऑब्लिकली दो हिस्सों में बांट देगा, एक ये तरफ है एक ये तरफ है। फिर जब आप दो तरफ से देखते हो डिसेंडिंग कोलॉन जो बन जाते हैं रेट्रोपेरिटोनियल, तो इनके साथ फिर कुछ ग्रूव्स रन करती हैं यहां पर। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जैसे यहां ये है, इसके ऊपर पेरिटोनियम चढ़ जाएगा तो इनके अंदर ग्रूव्स रन करेंगी, इनको हम कहते हैं पैराकोलिक गटर्स। इनके अंदर भी रश करता है हमारा फ्लूइड एक तरह से। और साथ यही नहीं है बल्कि ड्यूडिनम को जैसे हम रेट्रोपेरिटोनियल दबाएंगे ना अंदर, तो ड्यूडिनम के अराउंड भी कुछ रिसेसेस क्रिएट हो जाती हैं, सुप्राड्यूडिनल, इंफ्राड्यूडिनल, पैराड्यूडिनल रिसेसेस। इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। और उसके साथ साथ जो सीकम है जो आगे आ नहीं पाया, हालांकि वो टोटली इंट्रापेरिटोनियल है बट डजंट हैव मेसेंट्री, यूनिक आर्गन है अपने आप में, उसके अंदर भी आपको सीकल रिसेसेस मिलती हैं। और इन सीकल रिसेसेस की क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये सारी चीजें। और कुछ ये भी, जैसे लिवर अगर टोटली इंट्रापेरिटोनियल है और लिवर ऐसे रुका हुआ है, तो लिवर के ऊपर किडनी ने इंप्रेशन बनाया था कि नहीं, ठीक है ना। जैसे अब मैं लिवर के अंदर ऐसे हाथ डालता हूं, उठाता हूं लिवर को, ठीक है, तो क्या किडनी मेरे साथ आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि किडनी रेट्रोपेरिटोनियल है। इसका मकसद ये हो गया कि इस वक्त ये टोटली इंट्रापेरिटोनियल है और ये पीछे जो था ये पैराइटल पेरिटोनियम था, इसके पीछे थी हमारी किडनी, ये समझ गए। लेकिन मैं यहां रखूंगा तो इंप्रेशन तो देगी ना दायरे। तो इसका मकसद ये है कि मैं यहां हाथ डालूं ऐसे, तो इधर रिसेस नहीं बनेगी क्या, समझ गए। तो इसको हम हेपेटोरिनल रिसेस कहते हैं। दिस इज एक्चुअली द रिसेस, इसको हम मॉरिसन्स रिसेस भी कहते हैं, हेपेटोरिनल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा। मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट होता है जिस वक्त कोई पेशेंट लेटा हुआ होता है, तो पेरिटोनियल अगर असाइटिस यहां पर होगी ना तो फ्लूइड इधर जमा हो जाता है, इसको मॉरिसन्स रिसेस कहते हैं, मॉरिसन्स स्पेस। तो ये भी आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से है यहां पर। और ऐसा ही जब आप अपराइट पोस्चर में उठ के खड़े हो जाओगे ऐसे, तो फ्लूइड सारा नीचे बैठेगा, और जब नीचे बैठेगा तो ये तो पाउच की तरह है ना, ये तो आपका पेरिटोनियल फ्लूइड जो है, पेरिटोनियल जो पाउच है, ये पूरा का पूरा पेरिटोनियम पैराइटल, वो ऐसे। अब वो पेल्विस के अंदर तो नहीं घुसेगा, पेल्विस में एक आर्गन, ये दूसरा ये तीसरा है। अगर मैं इसके ऊपर ऐसे चादर चढ़ा दूं तो ये मेरा फ्लूइड तो उनके ऊपर से गुजर जाएगा ऐसे। यानी अगर आप ऐसे करके देखें लाइक दिस, ये एंटीरियरली ये आर्गन है, ये मिडिल आर्गन है, ये पोस्टीरियर आर्गन है, ये हमारा एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है, तो मेरा पैराइटल पेरिटोनियम तो ऐसे ऐसे निकल जाएगा ना ऊपर। ये मेरा फ्लूइड है, पेल्विस में तो नहीं गया वो, लेकिन जो जगहें खाली पड़ी हुई हैं तो ये क्यों नहीं भाई, इतना तो जाएगा ना कम से कम। तो ये फ्लूइड इसके अंदर नहीं जाएगा क्या, ठीक है ना। तो ये जो यूट्रस है, वो जो रेक्टम है, ये फ्लूइड यहां तक जाता है। जो मोस्ट डिपेंडेंट जो पाउच है ना वो ये है। एक अपराइट पर्सन के अंदर जब पर्सन खड़ा होता है तो फ्लूइड नीचे बैठ के कहां चला जाता है, इस पाउच के अंदर, इनकेस ऑफ फीमेल, क्योंकि ये बात फीमेल की हो रही है, यूट्रस वहां है। तो ये पाउच क्या है, इसकी भी इंपॉर्टेंस है, ये आपको बताएंगे। तो ये पेरिटोनियम के अंदर वेरियस पाउचेस, और ये जो पैराइटल पेरिटोनियम जो वाल के साथ टच है, उसको सप्लाई होती है आपके इंटरकास्टल नर्व से, ऐसे ही जैसे बॉडी वाल में जो 9 लेयर्स हैं वो सारे के सारे आपको इंटरकास्टल नर्व से सप्लाई, वो सोमेटिक होते हैं बाय ओरिजिन। जबकि उसके बाद जो फ्लूइड है, और फ्लूइड के बाद जो 9 लेयर्स आते हैं, कहां से, विसरल पेरिटोनियम से लेके सबके सब वाल्स, और आखिर में कौन, म्यूकोजा। भाई आप यहां से नीडल पास करके अपने स्टमक के ल्यूमन तक अगर पहुंचाएं तो आपको शुरू के 9 लेयर्स क्रॉस करने पड़ेंगे, फिर पानी का लेयर क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद 9 मोर क्रॉस करने पड़ेंगे। स्टार्ट करेंगे कहां से, एपिथेलियम से,
एक्टोडर्मल एपिथेलियम, सीधा बोलो एपिडर्मिस, यानी इसके होते गए तो आपको पता है कि 8 लेयर और क्रॉस करके जब पैराइटल पेरिटोनियम को किया तो ये फिर एपिथेलियम, मेसोडर्मल एपिथेलियम, ये दोनों यहाँ पे 2 एपिथेलिया के बीच में 7 लेयर जो है वो क्या सोमेटिक, और ये भी, और आखिरी जो पैराइटल पेरिटोनियम था ये भी सोमेटिक, तो 9 लेयर सोमेटिक इंटरकास्टल से सप्लाई। उसके बाद पानी का लेयर पेरिटोनियल कैविटी, फिर टच करेगा किसको, विसरल पेरिटोनियम ऑफ एनी विसरा, जैसे स्टमक, अब शुरू हो गया विसरल दुनिया, ये पहला लेयर। और उसके बाद जैसे अंदर की तरफ जाओगे तो फिर आपको मिलेगा ये इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल वगैरह वगैरह करते करते सब म्यूकोजा ये वो फला करके फिर एपिथेलियम, म्यूकोजा, एंडोडर्मल, और बाहर से जो आपको विसरल पेरिटोनियम को पेनिट्रेट किया मेसोडर्मल। इसका मकसद है कि शुरू में एक्टोडर्मल, एंड किया तो मेसोडर्मल, फिर गैप के बाद शुरू किया तो फिर मेसोडर्मल, और आखिर में एंड किया तो एंडोडर्मल। इसका मकसद है कि एपिथेलियम ऑल 3 जर्म लेयर से बनता है। और जो अंदर के 9 लेयर्स हैं, अंदर के 9 लेयर्स हैं ऑल विसरल, बाहर के 9 लेयर्स हैं ऑल सोमेटिक, बीच में जुदा करने वाला पेरिटोनियल फ्लूइड। समझ गए? तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से। तो इसका मकसद ये है कि अगर पैराइटल पेरिटोनियम में नर्व सप्लाई देनी पड़े तो सोमेटिक नर्व माने आपकी इंटरकास्टल, और वो सेगमेंटल होती है। तो पैराइटल पेरिटोनियम के अंदर पेरिटोनाइटिस हो गई अगर, तो पेन आपको लोकलाइज्ड होगा उसी जगह पर। किस जगह पर डिपेंड करता है कौन से सेगमेंट में है आपको। लेकिन जब आपको विसरा के अंदर पेन होगा तो पेन फिर रिफर्ड होगा, फिर डिपेंड करता है पेन कैरिंग फाइबर्स किस सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कार्ड के अंदर एंटर होते हैं, पेन आपको फिर उसी में होगा। वो विसरल पेरिटोनियम, वो विसरल पेन, वो रिफर्ड पेन कहलाता है। तो ये डिपेंड करता है। तो आपको पैराइटल पेरिटोनियम की पेरिटोनाइटिस और फिर विसरल पेरिटोनियम की पेरिटोनाइटिस में फर्क मिलेगा। और यहां जो फ्लूइड लीक करके बाहर आएगा वो उसको असाइटिस कहेंगे। फिर डिपेंड करता है वो असाइटिस इन्फ्लेमेटरी है कि नॉन इन्फ्लेमेटरी है, डिपेंड करता है। और ये फ्लूइड कहां जाएगा, अपराइट पोस्चर में अगर बंदा खड़ा है तो फ्लूइड किधर जाएगा, और अगर वो लेटा हुआ है तो फ्लूइड किस कंपार्टमेंट में होगा। और पेशेंट को हम क्यों, ऐसे पेशेंट को हाफ प्रोन किस तरीके से हम उसका प्रॉप अप क्यों करके अपर एंड को जो है उसके इसको जो हेड एंड है वो प्रॉप अप करके क्यों रखते हैं, ताकि फ्लूइड नीचे बहे। फ्लूइड ऐसे है सीधा रहेगा तो फ्लूइड उसको मोरिसन्स पाउच में आ जाएगा, मोरिसन्स पाउच में फिर एब्जॉर्ब जल्दी हो जाएगा, टॉक्सिन्स फिर बॉडी में इंटर हो जाएंगे, फिर ब्लड में इंटर हो जाएंगे। इसलिए हम कोशिश करके उसको पेल्विस की तरफ भेजेंगे। तो पेल्विस की तरफ भेजने के लिए पेशेंट को क्या होगा, उसका हेड एंड थोड़ा रेज करना पड़ेगा 45 डिग्री पे ऐसे, तो नीचे चला जाएगा। और नीचे जाएगा, इधर एब्जॉर्प्शन इतनी जल्दी नहीं होती है, इसलिए टॉक्सिन्स आपको, तो ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो ये पाउचेस वगैरह और जो अंदर रिसेसेस क्रिएट हो जाती हैं, इनके अंदर क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, ये फिर पेरिटोनियम को थोड़ा सा आइडिया लेना होगा कि किस तरीके से है। बाकी पेरिटोनियम आपका समझा हुआ है, तो ये चीज़ें अब आपको कुछ बेहतर तरीके से समझ में आएंगी कि ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास करेंगे। हाँ बिल्कुल, सोमेटिक पेन आपको देखा नहीं है कि इवन थोरेक्स के पेन जो हैं, अगर थोरेक्स के अंदर कोई पैराइटल प्लूरा वगैरह इन्वॉल्व हो जाए तो नीचे के अंदर जो आप पैराइटल प्लूरा इन्वॉल्व हो जाता है तो आपकी नर्व ऐसे आ जाती है। तो प्रॉब्लम अगर आपकी हुई 7th और 8th या 9th इंटरकास्टल नर्व में अगर कोई प्रॉब्लम है तो पेन आपको एब्डोमेन में हो जाएगा, क्योंकि आपकी 7th इंटरकास्टल नर्व यहाँ तक आ जाती है, 9th यहाँ, 10th यहाँ तक पहुँच जाती है। तो ये भी रिफर्ड पेन है, ये सोमेटिक रिफर्ड पेन है जी।